नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरपीएससी राजपथ में। आज हम कक्षा 9 की इतिहास की पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा के अध्याय 5 राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल का अध्ययन करेंगे। स्रोतों को देखें तो शुरुआत विचारों के स्तर से हुई। अच्छा, विचारों के स्तर से। हाँ, 19वीं सदी के अंत में हिंदी, गुजराती और बांग्ला साहित्य का बहुत तेजी से प्रसार हो रहा था। ये साहित्य लोगों को उनके प्राचीन गौरव, उनके ऐतिहासिक वैभव की याद दिला रहा था। मतलब लोग ये समझने लगे थे कि उनकी जो मौजूदा हालत है वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। एकदम सटीक बात। इसी दौरान आर्य समाज ने भी एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव किया। स्वामी दयानंद सरस्वती और बाद में स्वामी विवेकानंद के विचार मतलब गांव-गांव तक पहुंच रहे थे। मानसिक गुलामी से बाहर निकलने का संदेश दे रहे थे वो। हाँ, साथ ही बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम ने पूरे भारत की तरह यहाँ भी एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव रखी। लेकिन विचारों को फैलाने के लिए कोई माध्यम भी तो चाहिए ना। वही तो, और वो माध्यम बनी पत्रकारिता। 1885 के आसपास राजस्थान समाचार, देश हितैषी और राजस्थान टाइम्स जैसे अखबार शुरू हुए। और ये अखबार राजाओं की चाटुकारिता नहीं कर रहे थे, है ना? बिल्कुल नहीं, ये ब्रिटिश नीतियों और रियासतों की कमियों को सीधे सीधे छाप रहे थे। विचार और साहित्य तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक कोई चीज इंसान के अस्तित्व पर सीधे चोट नहीं करती, आम आदमी सड़कों पर नहीं उतरता। ये तो मानव स्वभाव है। हाँ, तो हमारे नोट्स में एक बहुत भयानक घटना का जिक्र है, छपनिया अकाल। इस अकाल को एक बहुत बड़े वेकअप कॉल की तरह देखा जाता है। बिल्कुल, छपनिया अकाल सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये व्यवस्था की एक बहुत बड़ी नाकामी थी। इसे छपनिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विक्रम संवत 1956 यानी 1899 ईस्वी में पड़ा था। उस समय बारिश बिल्कुल नहीं हुई, फसलें बर्बाद हो गईं। अरे बाप रे। मवेशी मरने लगे। हालात इतने बदतर थे कि लोगों को पेड़ों की छाल और घास खानी पड़ी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चुभने वाली थी वो था सत्ता का रवैया। मतलब जब लोग भूख से मर रहे थे तब हुकूमत क्या कर रही थी? यही तो चौंकाने वाली बात है। अंग्रेज अपनी आर्थिक नीतियों में व्यस्त थे। उन्होंने कोई ठोस राहत कार्य नहीं चलाया। अनाज का निर्यात जारी रहा। और राजा? कई देशी राजा भी इस संकट में अपनी जनता को अकेला छोड़ गए। इस अकाल ने एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक काम किया। किस तरह का काम? आम जनता के मन में जो एक भ्रम था कि राजा हमारा माई बाप है, मुसीबत में बचाएगा, वो भ्रम टूट गया। लोगों को समझ में आ गया कि ये पूरी व्यवस्था उनके हित के लिए नहीं बनी है, चाहे वो अंग्रेज हो या उनके अपने राजा। बिल्कुल। ये एक गहरा आर्थिक और सामाजिक असंतोष था जिसने बाद के आंदोलनों के लिए जमीन तैयार की। और शायद इसी जमीन पर चेतावनी चुंगटिया जैसी घटनाएं हो पाई हैं। अभी हमने शुरुआत में जिस घटना का जिक्र किया था, मैं उस पर वापस आना चाहूंगा। जी जरूर। केसरी सिंह बारठ ने ऐसा क्या लिख दिया था जिसने महाराणा फतेह सिंह को ट्रेन से वापस लौटने पर मजबूर कर दिया? और ये डिंगल भाषा के सोरठे गए होते हैं। डिंगल राजस्थानी साहित्य की एक बहुत ही ओजस्वी और शक्तिशाली शैली है। पुराने समय में चारण कवि इसका इस्तेमाल युद्ध के मैदान में राजपूत योद्धाओं का खून खौलाने के लिए करते थे। अच्छा, मतलब एक तरह से जोश भरने के लिए। हाँ, और सोरठा एक तरह का छंद होता है। तो जब 1903 में महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार जा रहे थे, तब केसरी सिंह बारठ ने उन्हें डिंगल में 13 सोरठे लिखकर भेजे। क्या लिखा था उनमें? उन्होंने याद दिलाया कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप और सांगा ने कभी विदेशियों के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। उन्होंने लिखा कि आप उसी महान वंश के हैं, फिर विदेशी राजा के दरबार में हाजिरी लगाने कैसे जा सकते हैं? ये तो सीधे सीधे स्वाभिमान पर चोट थी। और इसका असर भी वैसा ही हुआ। महाराणा का आत्मसम्मान जाग उठा। वो दिल्ली गए जरूर, लेकिन उन सोरठों का प्रभाव इतना गहरा था कि वो समारोह में शामिल हुए बिना स्टेशन से ही वापस लौट आए। आज के संदर्भ में सोचें तो ये ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बड़े इवेंट का बहिष्कार करने जैसा था। और जाहिर है ये बात छुपी तो रही नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। जब ये खबर राजस्थान की आम जनता तक पहुंची होगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ा? इसका प्रभाव बिजली जैसा था। जनता में एक नई ऊर्जा आ गई। जब आम आदमी ने देखा कि उनका शासक अंग्रेजों के इतने बड़े दरबार को ठुकरा सकता है, तो उन्हें लगा कि ब्रिटिश सत्ता अजय नहीं है। इससे तो उस स्वाभिमान की एक नई लहर दौड़ गई होगी। बिल्कुल। लेकिन केवल भावनाओं या किसी राजा के एक कदम से सिस्टम नहीं बदलता, जमीन पर काम करने वाले संगठन चाहिए। हमारे नोट्स बताते हैं कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसका असर यहाँ भी दिखने लगा था। हाँ, बदलाव शुरू हो गया था। 1887 में ही अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने एक कांग्रेस कमेटी बना ली थी। ये बहुत हैरान करने वाला है कि युवा इतनी जल्दी राष्ट्रीय मुख्यधारा का हिस्सा बन रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि अजमेर सीधे अंग्रेजों के नियंत्रण वाला इलाका था, तो वहाँ राजनीतिक चेतना का प्रसार बाकी रियासतों से थोड़ा तेज था। अच्छा, इसीलिए 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर से गोपीनाथ माथुर और किशनलाल जैसे नेताओं ने हिस्सा भी लिया था। लेकिन इस दौर में जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन उभरा वो था राजस्थान सेवा संघ। इस संघ के काम करने का तरीका काफी अलग लग रहा है। ये लोग केवल बैठकर प्रस्ताव पास नहीं कर रहे थे। बिल्कुल नहीं। राजस्थान सेवा संघ का काम खोजी पत्रकारिता और जमीनी एक्टिविज्म का बेहतरीन उदाहरण था। उन्होंने बूंदी, सिरोही और उदयपुर में पुलिस के अत्याचारों की जांच की और उन्हें सार्वजनिक भी किया है ना। हाँ, व्यक्तियों को आंखें डालकर सवाल पूछ रहे थे। इसका नतीजा ये हुआ कि सत्ता को कड़े कदम उठाने पड़े। 1924 में तरुण राजस्थान अखबार में छपी सामग्री के कारण गिरफ्तारियां हुई। सत्ता ने आवाज दबाने की कोशिश की। शोभालाल गुप्त को 2 साल की कठोर सजा हुई। विजय सिंह पथिक, जो उस समय के सबसे बड़े किसान नेता थे, उन्हें भी मेवाड़ सरकार ने जेल में डाल दिया। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि 1920-21 तक महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की लहर राजस्थान पहुंच गई थी। बिल्कुल पहुंच गई थी। इस आंदोलन की जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो ये है कि हर रियासत में विरोध का तरीका था, लेकिन लक्ष्य एक ही था। ये जन आंदोलनों की एक बहुत बड़ी खासियत होती है। लोग उसी तरीके से विरोध करते हैं जो उनके स्थानीय माहौल में संभव हो। जोधपुर का ही उदाहरण देखिए। वहाँ क्या हुआ था? वहाँ भंवरलाल सराफ नाम के एक सत्याग्रही पूरे शहर में एक खास तरह का तिरंगा लेकर घूमे। उस झंडे के एक तरफ गांधी जी की तस्वीर थी और दूसरी तरफ स्वराज लिखा था। ये देखने में छोटी घटना लगे, लेकिन एक राजा के शहर में खुलेआम स्वराज की मांग करना बहुत बड़ी बात थी। और टोंक रियासत का उदाहरण तो और भी ज्यादा ध्यान खींचता है। हाँ, वहाँ मौलवी अब्दुल रहीम और अन्य 70 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, है ना? सही कहा। सैयद जुबैर मियां और काजी महमूद अयूब जैसे मुस्लिम नेताओं को पकड़ा गया।
ये हमें क्या बताता है? यही कि ये आंदोलन किसी एक वर्ग या धर्म तक सीमित नहीं था। बिल्कुल, टोंक एक मुस्लिम रियासत थी और वहाँ की जनता, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, कांग्रेस के आंदोलन के साथ खड़ी थी। सत्ता के लिए ये डराने वाली बात थी। क्योंकि उनकी फूट डालो की नीति यहाँ काम नहीं कर रही थी, लोग एकजुट हो रहे थे। हाँ। और इसी एकजुटता का एक और रूप जयपुर में दिखा, फंडिंग के रूप में। जमुनालाल बजाज ने तिलक स्वराज कोष में 1 लाख रुपए दान दिए। आज के जमाने में भी 1 लाख रुपए बड़ी रकम है, तो 100 साल पहले सोचिए कितनी बड़ी बात रही होगी। और उन्होंने मुस्लिम लीग को भी 11,000 रुपए दिए। जमुनालाल बजाज ने जो किया उससे तो आंदोलन की दिशा ही बदल गई होगी। बिल्कुल बदल गई। वे एक बहुत बड़े व्यापारी थे। जब उन्होंने इतना बड़ा आर्थिक सहयोग दिया और अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी, तो इसका गहरा मनोवैज्ञानिक असर हुआ। बाकी व्यापारियों को भी लगने लगा होगा कि हमें भी समर्थन करना चाहिए। एकदम सही। और बीकानेर में भी मुक्ता प्रसाद जैसे वकीलों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, जगह जगह खादी भंडार खुले। अब यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब पूरे राजस्थान में ये सब हो रहा था, चंदा इकट्ठा हो रहा है, विदेशी कपड़े चल रहे हैं, तो उस समय अंग्रेज और ये स्थानीय राजा कर क्या रहे थे? चुपचाप तो बैठे नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। सत्ता हमेशा अपनी सुरक्षा के तरीके खोज लेती है। इसे समझने के लिए हमें उस समय के वैश्विक हालात देखने होंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद का दौर। हाँ, विश्व युद्ध में राजपुताना के राजाओं ने अंग्रेजों की हर तरह से मदद की थी, पैसों से, सैनिकों से, पूरी वफादारी के साथ। तो अब अंग्रेज इस वफादारी का इनाम दे रहे थे। इनाम? किस तरह का इनाम? जैसे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को अंग्रेजों ने बहुत सम्मान दिया, उन्हें साम्राज्यिक युद्ध मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया और पेरिस शांति सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। अच्छा। और साथ ही अंग्रेजों ने राजाओं को एक मंच पर लाने के लिए एक नया संगठन बनाया, जिसे नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसेस कहा गया। अगर मैं इस नरेंद्र मंडल को एक कॉर्पोरेट रणनीति की तरह देखूं, तो ये ऐसा है जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी का बॉस यानी अंग्रेज अपने मैनेजरों यानी राजाओं को एक मीटिंग में बुलाता है। बिल्कुल सही तुलना है। और बॉस कहता है कि देखो, तुम्हारे जो कर्मचारी हैं यानी तुम्हारी जनता, वो हम दोनों के खिलाफ साजिश कर रही है। अगर तुमने इन्हें नहीं रोका तो कंपनी तो डूबेगी ही, तुम्हारी कुर्सी भी छिन जाएगी। क्या अंग्रेजों ने इसी डर का इस्तेमाल किया? ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। अंग्रेजों ने ठीक यही किया। उन्होंने राजाओं को समझाया कि ये जो नया राष्ट्रीय मध्यम वर्ग है, ये सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ नहीं, ये तुम्हारी गद्दी का भी दुश्मन है। रणनीति ये थी कि आंदोलनकारियों और राजाओं को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए। हाँ, ताकि अंग्रेज सुरक्षित रहें। और डर पैदा करने के लिए उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो बहुत ही चालाकी भरे थे। नोट्स में लिखा है कि मेवाड़ के बिजौलिया में जो किसान पंचायतें बनी थी, अंग्रेजों ने उनकी तुलना रूसी सोवियतों से कर दी। और किसान नेता विजय सिंह पथिक को बोल्शविक कहना शुरू कर दिया। 1920 के दशक में किसी राजा के सामने बोल्शविक शब्द बोलना तो बहुत बड़ा हथियार रहा होगा। 100%। 1917 की रूसी क्रांति का खौफ पूरी दुनिया के शासकों में था। बिजौलिया के किसान तो सिर्फ लगान कम करने की मांग कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने राजाओं के दिमाग में डाल दिया कि ये किसान नहीं है, राजस्थान के बोल्शविक हैं। और ये रूस की तरह यहाँ भी राजशाही खत्म कर देंगे। ये तो प्रोपेगेंडा का बहुत ही खौफनाक स्तर था। और ये प्रोपेगेंडा कामयाब भी हुआ। देशी राजाओं को समझ आ गया कि उनका वजूद अंग्रेजों के बिना नहीं टिक सकता। डर के मारे उन्होंने अपनी ही जनता पर बहुत कठोर दमन चक्र शुरू कर दिया। और ये दमन के तरीके बेहद अजीब और विरोधाभासी लगते हैं। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह खुद को प्रगतिशील मानते थे। हाँ। लेकिन उन्होंने अपने ही 3 सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया क्योंकि वे स्वदेशी कपड़े पहनते थे और चंदा दिया था। ये दिखाता है कि राजाओं के अंदर कितनी असुरक्षा आ गई थी। जब एक शासक अपनी जनता के कपड़ों से डरने लगे तो समझ जाइए सत्ता अंदर से कमजोर हो चुकी है। ऐसा ही एक यू टर्न जोधपुर में भी दिखता है। सर प्रताप सिंह का मामला। हाँ, जो कुछ समय पहले तक आर्य समाज के प्रभाव में स्वदेशी का प्रचार कर रहे थे, अचानक विदेशी माल को बढ़ावा देने लगे। जब सत्ता छीनने का डर सामने हो तो अक्सर बड़े बड़े शासक अपने सिद्धांत भूल जाते हैं। जोधपुर में यही हुआ। लेकिन सबसे नाटकीय घटना घटी उदयपुर यानी मेवाड़ में। वहां क्या हुआ था? महाराणा फतेह सिंह, जिनके स्वाभिमान की बात हमने शुरू में की थी, उनके मन में राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रति एक गुप्त सहानुभूति थी। और अंग्रेजों को भनक लग गई। हाँ, अब अंग्रेज कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने सीधा अल्टीमेटम दिया, या तो आप राजकाज छोड़ें या हम अपने तरीके से मंत्रिमंडल बनाएंगे। ये तो सीधे सीधे धमकी थी कि गद्दी छोड़ो। विवश होकर 28 जुलाई 1921 को उन्हें सत्ता युवराज भूपाल सिंह को सौंपनी पड़ी। और भूपाल सिंह के आते ही अंग्रेजों ने नया मंत्रिमंडल बनवा दिया। राजस्व विभाग मिस्टर ट्रेंच को दे दिया गया है ना? बिल्कुल, सारा टैक्स और पैसे का काम एक अंग्रेज के हाथ में चला गया। तो इस पूरी उथल पुथल का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। सिरोही, बूंदी, जोधपुर जैसी लगभग हर रियासत में अपने मंत्री नियुक्त कर दिए। राजाओं के अधिकार कम कर दिए। लेकिन हर कड़े फैसले का एक साइड इफेक्ट होता है। जब हर जगह अंग्रेज अधिकारी बैठ गए तो जो पढ़े लिखे स्थानीय युवा थे उनका क्या हुआ? ये इस पूरे इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। स्थानीय प्रतिभा की घोर उपेक्षा हुई। मारवाड़ का उदाहरण देखिए, वहां का जो पहला मैट्रिक पास युवा था उसे सिर्फ एक क्लर्क की नौकरी मिली। और पहले ग्रेजुएट को केवल एक साधारण टीचर बनाया गया। सोचिए, जो इंसान उस जमाने में पूरी रियासत का पहला ग्रेजुएट हो, उसे किनारे कर दिया गया। यही सत्ता से बहुत बड़ी चूक हो गई। बिल्कुल। 1920 और 30 के दशक तक ऐसे पढ़े लिखे, योग्य लेकिन बेरोजगार युवाओं की एक पूरी फौज तैयार हो गई थी, जो दुनिया का इतिहास पढ़ रहे थे, कानून समझते थे और अपनी ही जमीन पर बेगाना महसूस कर रहे थे। जब एक पढ़ा लिखा युवा व्यवस्था का अन्याय देखता है तो चुप नहीं बैठता। क्या इसी वर्ग ने आगे चलकर प्रजामंडल आंदोलनों की नींव रखी? एकदम सही। राजनीतिक चेतना रातों रात नहीं आई थी। इस संघर्ष को मुख्य रूप से 3 चरणों में समझा जा सकता है। बिल्कुल। पहला चरण तो 1927 से पहले का था, जब केवल सामाजिक बुराइयों पर बात होती थी। फिर 1927 से 1938 के बीच अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जैसे संगठनों ने आकार लिया। लेकिन दस्तावेजों में जो असली भूचाल दिखता है ना, वो 1938 से 1949 के तीसरे चरण में दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे अचानक से किसी ने सोती हुई जनता को झकझोर कर जगा दिया हो। हाँ, इसे ना एक मनोवैज्ञानिक बदलाव के रूप में देखना चाहिए। 1938 के इस भूचाल के पीछे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कारण था, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। अच्छा, हरिपुरा अधिवेशन। जी, 1938 से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह नीति थी कि वो रियासतों के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगी। उनका पूरा फोकस ब्रिटिश भारत पर था। रियासतों की जनता बेचारी अपनी लड़ाई अकेले लड़ रही थी। लेकिन हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार यह प्रस्ताव पारित किया कि देशी रियासतों में भी स्वतंत्रता संघर्ष चलाया जाएगा।
और कांग्रेस उसे अपना नैतिक समर्थन देगी। बिल्कुल। तो इसे अगर आम भाषा में समझा जाए तो ये ऐसा था जैसे जैसे कोई स्थानीय संगठन पहले सिर्फ अपने मोहल्ले में साफ सफाई या छुआछूत मिटाने का काम कर रहा हो। वो सिर्फ एक एनजीओ की तरह काम कर रहा है। हाँ हाँ। लेकिन 1938 में कांग्रेस के समर्थन के बाद वो संगठन अचानक कहता है कि अब हम सिर्फ समाज सुधार नहीं करेंगे, हम सीधे सत्ता में भागीदारी मांगेंगे। मतलब सामाजिक कार्य से सीधे राजनीतिक अधिकारों और उत्तरदायी प्रशासन की मांग पर आ जाना एक बहुत बड़ी छलांग थी, बहुत बड़ी छलांग थी। और यहाँ उत्तरदायी प्रशासन का अर्थ समझना भी बहुत जरूरी है। उस समय तक ना रियासतों में मंत्री वो होते थे जिन्हें राजा अपनी मर्जी से चुनता था। वे राजा के प्रति वफादार होते थे, जनता के प्रति नहीं। राइट। तो प्रजामंडलों की मांग थी कि ऐसे मंत्री बनाए जाएं जो जनता द्वारा चुने गए हों और जो जनता के प्रति जवाबदेह हों। ये सीधे सीधे राजा की सदियों पुरानी निरंकुश सत्ता पर हमला था। हालांकि ये जमीन 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा और 1919 में राजस्थान सेवा संघ जैसे संगठनों द्वारा पहले ही तैयार की जा रही थी। हरिपुरा अधिवेशन ने बस उसमें बारूद भर दिया। और ये बारूद ना हर रियासत में अलग अलग तरीके से फटा। अगर हम इन ऐतिहासिक स्रोतों में दर्ज अलग अलग राज्यों की कहानियों को देखें तो सबसे पहले बीकानेर का मामला सामने आता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास या पैराडॉक्स है। हाँ, बीकानेर का केस बहुत दिलचस्प है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह बाहर की दुनिया में खुद को एक बहुत ही प्रगतिशील और आधुनिक शासक के रूप में पेश करते थे। उन्होंने राज्य में व्यवस्थापिका बना दी, हाईकोर्ट बना दिया, नगर पालिकाओं का निर्माण करवा दिया। मतलब बाहर से देखने पर लगेगा कि बीकानेर तो एक एकदम आदर्श राज्य है। लेकिन ये एक बहुत ही क्लासिक राजनीतिक छलावा था। महाराजा गंगा सिंह ने जो व्यवस्थापिका या हाईकोर्ट बनाए ना, वे असल में बिना दांत के शेर थे। मतलब उनके पास कोई असली पावर नहीं थी। बिल्कुल नहीं। व्यवस्थापिका केवल एक सलाह देने वाली संस्था थी। फैसले अंततः राजा ही लेता था। राजा बुनियादी ढांचा दे रहे थे, लेकिन सत्ता को जनता के साथ साझा करने का उनका कोई इरादा नहीं था। यही बात बहुत हैरानी में डालती है मुझे। अगर कोई राजा इतना ही प्रगतिशील है तो वो स्वामी गोपालदास जैसे लोगों को, जो चूरू में सिर्फ जन जागृति लाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें बीकानेर षड्यंत्र केस में फंसाकर जेल में खौफनाक यातनाएं क्यों दिलवाता है? बिल्कुल सही सवाल है। स्रोतों से ये एकदम स्पष्ट है कि जब मघराम वैद्य ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करनी चाहिए तो राज्य में आतंक का माहौल इतना भयानक था कि उन्हें राज्य छोड़कर भागना पड़ा। हाँ, और ये दर्शाता है कि उस तथाकथित प्रगतिशील राज्य में अभिव्यक्ति की आजादी एकदम शून्य थी। लेकिन मैं सोच रही थी कि एक तंत्र के रूप में ये काम कैसे करता था। अगर मघराम वैद्य को बीकानेर से निकाल दिया गया और उन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना सैकड़ों किलोमीटर दूर कलकत्ता में की, तो कलकत्ता से बीकानेर का आंदोलन कैसे चलाया जा रहा था? ये तो असंभव सा लगता है ना। यहीं पर ना एक बहुत ही दिलचस्प प्रवासी नेटवर्क काम आता है। बीकानेर और राजस्थान के अन्य हिस्सों से बड़ी संख्या में मारवाड़ी व्यापारी कलकत्ता जाकर बस गए थे। अच्छा, व्यापार के लिए? हाँ, उनके पास अपार धन था और कलकत्ता ब्रिटिश भारत का हिस्सा होने के कारण वहाँ राजनीतिक गतिविधियां चलाना थोड़ा आसान था। इन व्यापारियों ने कलकत्ता में बैठकर प्रजामंडल को आर्थिक मदद दी। वहां से पर्चे और किताबें छपवाई जाती थी और फिर उन्हें रेलगाड़ियों के जरिए चोरी छिपे बीकानेर पार्सल किया जाता था। विचारों की इस तस्करी को रोक पाना राजा की पुलिस के लिए बहुत मुश्किल था। बाप रे, विचारों की तस्करी? मतलब राजा ने राज्य की सीमाएं तो सील कर दी, लेकिन विचारों को राज्य में आने से नहीं रोक पाया। समय के साथ ये दबाव बढ़ता गया। 1943 में महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद शार्दुल सिंह गद्दी पर बैठे जी। उन्हें बदलते हुए समय की आहट सुनाई दे गई थी। शायद यही कारण था कि अप्रैल 1947 में जब आजादी बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी थी, बीकानेर के प्रतिनिधि के एम पनिक्कर ने केंद्रीय संविधान सभा में हिस्सा लिया। बीकानेर भारतीय संघ से जुड़ने की दिशा में कदम बढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया। ये बीकानेर के शासकों की एक कूटनीतिक समझ थे। उन्हें एहसास हो गया था कि अब ब्रिटिश छतरी हट रही है और प्रजामंडल के भारी दबाव के सामने झुकना ही पड़ेगा। सही कहा। अब बीकानेर के इस कूटनीतिक और बाहरी संघर्ष से निकलकर स्रोतों में जो अगली रियासत दिखाई देती है वो है मारवाड़ यानी जोधपुर। और यहाँ की कहानी एकदम अलग है। बिल्कुल अलग। यहाँ का आंदोलन कलकत्ता में बैठकर नहीं बल्कि सड़कों पर लड़ा जा रहा था। राजस्थान में जन आंदोलन की सबसे पहली शुरुआत जोधपुर से ही मानी जाती है। 1938 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए तो उन्होंने युवाओं में एक अभूतपूर्व ऊर्जा भर दी। हाँ, जोधपुर के आंदोलन की जो सबसे बड़ी खासियत थी ना, वो उसकी आक्रामकता थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को बिना जनता की राय जाने युद्ध में झोंक दिया। बिना किसी से पूछे। हाँ, तो मारवाड़ लोक परिषद ने इसका तीखा विरोध किया। जयनारायण व्यास जैसे बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और सीधा टकराव मोल ले लिया। और इस टकराव में सबसे आगे छात्र थे। जगदीश लाल और जोरावर मल जैसे छात्र नेताओं के नाम इस बात का प्रमाण है कि जोधपुर का आंदोलन बुद्धिजीवियों के ड्राइंग रूम से निकलकर सीधे सड़कों पर आ गया था। लेकिन मारवाड़ की इस उबलती हुई राजनीतिक चेतना के ठीक बगल में एक ऐसा राज्य था जो पूरी तरह से अंधकार में डूबा हुआ था। जैसलमेर। जी, जैसलमेर। स्रोतों में जैसलमेर का वर्णन पढ़कर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। क्या है ना, जैसलमेर का भौगोलिक अलगाव ही उसका सबसे बड़ा अभिशाप बन गया था। मीलों तक फैला मरुस्थल, कम जनसंख्या और यातायात के साधनों का पूरी तरह से अभाव, बाहरी दुनिया से कटे होने के कारण जैसलमेर के शासकों को ऐसा लगता था जैसे वे किसी कानून या नैतिकता के दायरे में आते ही नहीं है। और इसी खौफ का नतीजा था कि जब 1932 में माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन हुआ, जो कि सिर्फ एक सामाजिक संस्था थी, तो उसके मंत्री को भी जेल में डाल दिया गया। जैसलमेर में भी मीठालाल व्यास को जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में जोधपुर आकर करनी पड़ी। लेकिन जैसलमेर के इतिहास का जो सबसे स्याह पन्ना है वो है सागरमल गोपा का बलिदान। श्रोताओं के लिए तो इस घटना की क्रूरता की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल होगा। सही कहा आपने। सागरमल गोपा जैसलमेर के निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाने वाले सबसे प्रखर नेता थे। उन्होंने जेल के भीतर से जयनारायण व्यास और जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर वहां के अमानवीय अत्याचारों का कच्चा चिट्ठा बाहर भेजा और इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा को जेल के अंदर ही जिंदा जला दिया गया। बहुत ही खौफनाक था वो। एक राजनीतिक कैदी को जिंदा जला देना ये केवल हत्या नहीं थी, ये एक संदेश था कि जो भी आवाज उठाएगा उसका ये अंजाम होगा। हाँ, और राजाओं का मनोविज्ञान भी यही था, क्रूरता से खौफ पैदा करना। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब दमन अपनी चरम सीमा पार कर जाता है तो वो खौफ के बजाय विद्रोह को जन्म देता है। बिल्कुल। सागरमल गोपा की इस शहादत ने ठीक यही काम किया। जो जनता कल तक डरी हुई थी उसके सब्र का बांध टूट गया।
ये घटना पूरे राजपूताना में निरंकुश शासन के खिलाफ एक ज्वाला बन गई। इसके तुरंत बाद जयनारायण व्यास ने जैसलमेर में प्रवेश करके एक विशाल जुलूस निकाला। ये जुलूस केवल लोगों की भीड़ नहीं थी, ये जैसलमेर की सड़कों पर खौफ के मरने का ऐलान था। सच में खौफ का वो किला आखिरकार रेत की तरह ढह ही गया। इस पूरे आंदोलन में अलग अलग रियासतों ने विरोध के अलग अलग तरीके अपनाए। अगर हम संघर्ष के तरीकों की बात करें तो हमारे स्रोत हमें कोटा और मेवाड़ यानी उदयपुर की तरफ ले जाते हैं। जी, इन दोनों राज्यों की रणनीति में जो अंतर है ना, वो किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। अगर कोटा को देखें तो कोटा का आंदोलन पूरी तरह से ग्रास रूट या जमीनी था और बहुत ही उग्र था। यहाँ आंदोलन की धुरी बेगार प्रथा थी। और बेगार प्रथा को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। ये केवल बिना पैसे के काम करवाना नहीं था, ये इंसान के सम्मान को कुचलने की व्यवस्था थी। राजा के अधिकारी किसी भी आम आदमी को, चाहे वो कितना भी थका हो या उसका अपना काम कितना भी जरूरी हो, उसे पकड़कर जबरन काम पर लगा देते थे और बदले में उसे एक पैसा तक नहीं मिलता था। एकदम। और पंडित नैनूराम शर्मा ने कोटा में इस अमानवीय व्यवस्था के खिलाफ बिगुल फूंका। लेकिन पंडित नैनूराम शर्मा की अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गई। प्रशासन को लगा होगा कि नेता के मरने से आंदोलन खत्म हो जाएगा। हाँ, पर यही कोटा की जनता ने सबको चौंका दिया। ये भार पंडित अभिन्न हरि के कंधों पर आ गया। 1945 में कोटा में जो हुआ वो किसी भी क्रांति का सबसे चरम बिंदु था। पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया और इसके बाद छात्रों का गुस्सा इतना भड़का कि उन्होंने सीधा कोतवाली पर ही कब्जा कर लिया और वहां तिरंगा फहरा दिया। बात यही नहीं रुकी, छात्रों ने शहर पन्हा यानी शहर के मुख्य फाटकों को बंद कर दिया और सड़कें खोद दी। बाप रे। यह इसलिए किया गया ताकि राज्य के बाहर से कोई हथियारों से लैस पुलिस बल शहर के अंदर न आ सके। ये तो एक अभूतपूर्व घटना थी। दीवान हरिलाल घुसालिया और आईजी संत सिंह इस विद्रोह को सैन्य ताकत से कुचलना चाहते थे, लेकिन छात्रों ने शहर की पूरी घेराबंदी कर दी थी। पूरा प्रशासन पंगु हो गया था। अंततः महाराव भीम सिंह को घुटने टेकने पड़े। 16 अगस्त 1945 को समझौता हुआ और जनता की मांग पर दीवान और आईजी को हटाना पड़ा। यह सड़कों पर लड़ी गई और जीती गई एक एकदम सीधी लड़ाई थी। अब इस उग्र और हिंसक टकराव के ठीक विपरीत जब हम मेवाड़ यानी उदयपुर की तरफ देखते हैं ना, तो वहां का दृश्य बिल्कुल अलग है। वहां न सड़कें खोदी जा रही थी, न ही थानों पर कब्जा हो रहा था। हाँ, वहां का तरीका अलग था। मेवाड़ का प्रजामंडल आंदोलन बहुत ही शांत, संस्थागत और एक लंबी राजनीतिक बिसात की तरह खेला जा रहा था। 1941 में उनके पहले अधिवेशन में जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित मुख्य अतिथि थे और वहां एक बड़ी खादी प्रदर्शनी लगाई गई थी। ये बहुत अजीब लगता है, एक तरफ क्रांति हो रही है और दूसरी तरफ प्रदर्शनी लग रही है। यहीं पर मेवाड़ प्रजामंडल की राजनीतिक चतुराई, जिसे हम एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, नजर आती है। मेवाड़ के शासकों ने राजनीतिक गतिविधियों और सभाओं पर सख्त पाबंदी लगा रखी थी। ऐसे में नेताओं ने एक बहुत ही चालाक रणनीति अपनाई। उन्होंने राजनीति को समाज सुधार के आवरण में छिपा दिया। मतलब एक तरह का ट्रोजन हॉर्स। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हम राजनीति तो कर ही नहीं रहे हैं, हम तो बस समाज का उत्थान कर रहे हैं। अच्छा। मोहनलाल सुखाड़िया को मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का काम सौंप दिया गया और बलवंत सिंह मेहता को भील और आदिवासियों के कल्याण का जिम्मा दे दिया गया। अब राजा के लिए मुश्किल ये थी कि वो राजनीतिक रैली पर तो लाठीचार्ज करवा सकता था, लेकिन हरिजनों को पढ़ाने या खादी बनाने वालों को कैसे जेल में डालता? अरे हाँ, इससे राजा की छवि पूरी तरह खराब हो जाती। ठीक यही बात थी। और इस तथाकथित समाज सुधार के जरिए प्रजामंडल के नेताओं ने समाज के सबसे निचले और शोषित वर्ग तक अपनी पहुंच बना ली। उन्होंने एक बहुत बड़ा जमीनी नेटवर्क खड़ा कर लिया जो किसी भी पुलिस की नजरों से बचा हुआ था। बहुत ही स्मार्ट। और इसी अचूक और संगठित रणनीति का परिणाम था कि 1945 में मेवाड़ में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। मेवाड़ के इस शांत लेकिन अथाह दबाव ने महाराणा को झुकने पर मजबूर कर दिया और अंततः KM मुंशी द्वारा तैयार किया गया नया संविधान लागू किया गया। सच में ये रणनीतियों का एक शानदार कॉन्ट्रास्ट है, कोटा का आक्रोश और मेवाड़ का कूटनीतिक धैर्य। इन बड़े राज्यों के साथ साथ स्रोतों में एक और महत्वपूर्ण रियासत का विस्तार से जिक्र है, बूंदी। जी। यहाँ ये स्पष्ट होता है कि छोटे राज्यों में भी शोषण और उसके खिलाफ संघर्ष किसी भी मायने में कम नहीं था। जी। बूंदी में आंदोलन की नींव विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी जैसे दिग्गजों ने रखी थी। हाँ, बूंदी का संघर्ष मुख्य रूप से भारी कर वृद्धि और उसी अमानवीय बेगार प्रथा के खिलाफ था। यह आंदोलन पूरी तरह से किसानों के बीच से उठा था और इसे कुचलने के लिए पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नमाणा ग्राम की घटना इसका गवाह है, जहां शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस ने भयानक अत्याचार किए। महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। लेकिन ये दमन आंदोलन को खत्म करने के बजाय उसे और भड़काने का काम कर रहा था। बूंदी का आंदोलन ना एक लंबी मैराथन की तरह था। 1931 में कांतिलाल की अध्यक्षता में जब प्रजामंडल बना तो राज्य ने उसे हर तरह से कुचलने की कोशिश की। राजस्थान नाम के समाचार पत्र पर बैन लगा दिया गया। ऋषि दत्त मेहता जैसे नेताओं को 3 साल के लिए राज्य से निर्वासित कर दिया गया। लेकिन विचारों को निर्वासित नहीं किया जा सकता ना। एक दशक के लंबे और थका देने वाले संघर्ष के बाद 1942 आते आते ये आंदोलन एक ऐसी आंधी बन गया जिसे रोक पाना महाराज ईश्वरी सिंह के बस में नहीं था। अंततः उन्हें भी झुकना पड़ा और एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन करना पड़ा। इन तमाम घटनाओं को अगर एक धागे में पिरोया जाए ना, तो एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न उभर कर सामने आता है।